हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है क्लास 10th का मैथ्स का वो कराने वाली हूँ। तो आज हम मैथमेटिक्स मतलब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर करने वाले हैं। इसमें हमने अपना सेक्शन बी पहले कर लिया था, आज हम अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि 3 आवर्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर है। टोटल आपके पास 5 सेक्शंस होंगे ए टू ई। ठीक है, ये सेक्शंस यहाँ पर लिखे हैं, इनके साथ इनके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और वेटेज लिखी हुई है कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए हम ना अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं और 1 मार्क ईच क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू है, सिर्फ आपको टिक लगाना है, पर मैथ्स है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। चलो शुरू करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, let a and b be two positive integers such that a is equals to this and b is equals to this where p and q are prime numbers. if HCF of a और b आपको ये दे रखा है एंड LCM आपको ये दे रखा है, देन आपको फाइंड क्या करना है, m प्लस n इंटू में r प्लस s, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखो आपको यहाँ पर a और b दे रखा है, अगर मैं इनका HCF और LCM पहले खुद निकालूं, जो क्वेश्चन में दिया है उसे यूज ना करूं, खुद निकालूं तो आपको दे क्या रखा है वो यहाँ लिखते हैं पहले। तो a आपको जो है वो दे रखा था p की पावर 3 था और q की पावर 4 था। इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, चलो शॉर्टकट से ही करते हैं क्योंकि एमसीक्यू है, ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करते सॉल्यूशन। ठीक है, b हमने यहाँ देखा p स्क्वायर और q क्यूब है। तो HCF तो जो होता है कॉमन होता है वो वाला ना, तो जो छोटी है जैसे p स्क्वायर और p क्यूब है तो इसमें p स्क्वायर कॉमन है, q की पावर 4 है, यहाँ q की पावर 3 है तो इसमें q की पावर 3 कॉमन है। ठीक है, LCM की बात करें तो जो बड़ा होता है तो इसमें p की पावर 3 आ जाएगा और q की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन में आपको, अगर मैं क्वेश्चन से देखूं तो उसमें आपको HCF क्या दे रखा था, p की पावर n और q की पावर n, और LCM क्या दे रखा था आपको क्वेश्चन में, p की पावर r है और q की पावर कितनी है, s है। तो अगर आप इन्हें कंपेयर करके देखो तो एक चीज निकल रही है, आपका m जो है वो 2 के बराबर निकल रहा है, n जो है वो 3 के बराबर निकल रहा है। देख लो ना, मैं ये कंपेयर कर रही हूँ। सेम ऐसी r जो है वो 3 के बराबर निकल रहा है, s जो है वो 4 के बराबर निकल रहा है। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है m प्लस n इंटू में यहाँ पर फाइंड करना है r प्लस s। तो 2 प्लस का 3 और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 4, तो 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, आंसर आ जाएगा आपके पास 35। ये रहा आपका 35। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है आपकी कौन सी ठीक होगी। तो ऐसा करते हैं ना, p रख के देख लेते हैं x की जगह, जिसकी भी वैल्यू 0 आ गई वही हमारी इक्वेशन होगी। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह p रखूँ तो p स्क्वायर माइनस p इंटू p प्लस का p इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा मेरा p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 0। ये तो कट गया लेकिन ये p तो रह गया, तो 0 नहीं आ रहा ना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इसमें रख के देखूं तो p स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा p प्लस 1, यहाँ हो जाएगा आपके पास p x की जगह प्लस का p। ठीक है, अब इसे अंदर इंटू करो तो p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर प्लस का माइनस का p आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज कर देगा वो, प्लस का p, सब कट रहा है आपस में, इसका मतलब इसका आंसर b आ जाएगा क्योंकि उसी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। सी और डी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर हमें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ अनसेट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देखो अनसेट है क्या, अनसेट अनअकैडमी का नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप IIT JEE या नीट फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप 9 to 12 के स्टूडेंट हैं ना, तो भी आपको अनसेट ज़रूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए ज़रूर, क्योंकि इसमें आप नेशनल लेवल पर और बच्चों के साथ compete करेंगे, अपनी रैंक वगैरह जान सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो बताती हूँ मैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर है क्या, मैंने आपको ना एक लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अनसेट की लिंक पे, आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा।
तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अनसेट के बारे में। और वो क्या है, देखो रजिस्ट्रेशन हमारे इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अगस्त 1 से हमारे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट आपके पास 8 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर है, 2 दिन है। ऑफलाइन ऑनलाइन आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिजल्ट की अनाउंसमेंट हमारे पास 21 अक्टूबर को है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी ये डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आपसे पूछा जाए वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके साथ साथ जब आप ये पूरी डिटेल्स भर देंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ की पेमेंट करनी है इस अनसेट के लिए। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे ना, मैथ्स बाय श्वेता का, तो ये भी आपकी 10% से कम हो जाएगी अमाउंट, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले मैं आपको अनसेट के बारे में बता देती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हम इसका सिलेबस भी देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। फिर बोलूँगी 9 to 12 प्लस अगर आप IIT JEE नीट फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। विन अ ट्रिप यूरो स्पेस सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर आपको देखो कह रहा है इम्प्रूव योर चांस ऑफ रैंकिंग इन द टॉप 100 अंडर द गाइडेंस ऑफ टॉप एजुकेटर्स। यहाँ पर आप अपनी रैंक भी जान सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अनसेट के आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम इसके सिलेबस की यहाँ पर बात करें ना, तो सिलेबस यहाँ पर है डाउनलोड सिलेबस। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो सिलेबस आपका अनसेट का डाउनलोड हो जाएगा। तो क्लास वाइज ये दे रखा है, जैसे अगर आप देखें 9th और 10th का है तो ये रहा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता रखे हैं, 60 MCQ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जिसमें 4 चॉइस आपको पता है ऑप्शंस होते हैं वही। मार्किंग स्कीम भी बता रखी है, देखो अगर आपने सही आंसर किया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत आंसर किया तो 1 नंबर कटेगा। तो बिल्कुल केयरफुली पेपर को आपको करना है। क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रखी है कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से कैसे आएंगे क्वेश्चंस, और आपको मीडियम भी बता रखा है यहाँ पर इंग्लिश ओनली, और 1 आवर का ये पेपर है। तो ये सिलेबस आपको पूरा दे रखा है, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी जिस भी कैटेगरी का भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी सिलेबस की बात, यहाँ से आप देख लीजिएगा सिलेबस। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको कोई और डाउट है इस अनसेट से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पर भी वो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। देखो ऑल अबाउट अनसेट, इसमें आप क्या, वेयर आई कैन अटेम्प्ट अनसेट, हु कैन एनरोल इन अनसेट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मली बच्चों के माइंड में आते हैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ दे रखे हैं, उनके आंसर्स भी दे रखे हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में तो बिल्कुल आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हु कैन एनरोल इन अनसेट, उसमें भी आपको ये पूरा बता रखा है। और ऑल अबाउट अनसेट में यहाँ आपको वेयर आई कैन अटेम्प्ट ये भी बता रखा है। तो सारे डाउट्स भी आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, ठीक है। तो लिंक मैंने आप लोगों को नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अनसेट का पूरा फॉर्म फिल कर दीजिए। याद रखिएगा कोड ज़रूर लगाइएगा मैथ्स बाय श्वेता का, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। तो डू फास्ट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं अगस्त 1 से, और एग्ज़ाम हमारा अक्टूबर में ही है, तो जल्दी से कीजिए, ठीक है। चलिए अब वापसी हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, साथ साथ दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है। तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इस एफ एक्स को पहले इधर लिख लूं तो वो मुझे यहाँ पर एफ एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ठीक है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो माइनस बी अपॉन ए होती है, इसका मतलब 2 अपॉन पी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखूं तो वो सी अपॉन ए होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 3p अपॉन में p, p से p कट गया 3 आ गया। क्वेश्चन में गिवन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अपॉन p इज इक्वल्स टू 3, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 3। ऑप्शन में देख लो ये रहा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इनकन्सिस्टेंट, देन k। इनकन्सिस्टेंट तो तभी होता है ना जब हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं,
है ना। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को आगे लिखते हैं, उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाएंगे। पैरेलल लाइन की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो इक्वल होता है, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं होता। तो वही कंडीशन हमें यहाँ लगानी है। चलो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम देखें A1 हमारे पास 3 है और A2 हमारे पास 2k-1 है, B1 1 है और B2 हमारे पास k-1 है। नॉट इक्वल टू में C1/C2, तो -1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2k+1। इन्हीं दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा मेरा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर से इधर, तो 3k-3 और यहाँ आ जाएगा 2k-1। k वाली टर्म को मैंने इधर ही रहने दिया और यहाँ पर -1 + 3 हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ रही है। तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर। अब अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखें, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है ये। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर R, P, Q एंड R, आपको तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स S, इस S के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। ठीक है, तो पहले इसकी फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लिया है। तो PQRS था ना, तो PQRS, तो P के कोऑर्डिनेट्स हम देखें तो हमारे को 3 और 4 दे रखे थे। Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2 और 3 था। R के कोऑर्डिनेट -3 -2 था और ये नहीं पता, तो इसे x1 y1 मान लिया। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, डायगोनल बना दिया है, ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इस O के कोऑर्डिनेट जो x और y है वो मैं निकाल सकती हूँ किससे, P और R से। P और R वाली लाइन में मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से x और y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, x इज इक्वल्स टू x1 + x2/2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 + y2/2। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर देखूँ तो 3 प्लस ब्रैकेट में -3/2, y की वैल्यू देखूँ तो 4 प्लस ब्रैकेट में -2/2। ठीक है ना, तो ये तो x की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 2/2, इट मीन्स 1 हो गया। अब जो ये मेरे x और y के कोऑर्डिनेट आए हैं, ये मैं s और q में भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट तो एक ही होगा ना, है ना। तो अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो x की जगह मैं 0 रख सकती हूँ, x1 मैंने -2 ले लो, किसी को भी ले लो, इसको ही ले लो x1 चलो, और ये -2 हो जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, उसी तरह y की जगह मैंने 1 रखा, y1 मैंने ऐसे ही रहने दिया, y2 को 3 ले लिया, मैं इस वाली लाइन में लगा रही हूँ, ये ध्यान रखना, अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास x1 - 2 = 0, तो x1 की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ मेरे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू y1 + 3, तो y1 की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। ऑप्शन में देख लो 2 और -1 है क्या, बिल्कुल है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल्स है ये सिमिलर है। इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रिस्पेक्टिवली एंड AB² रेशो PQ² इज 4:9, देन AM रेशो PN बताना है। देखो पहले ना हम यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपको उसको समझाती हूँ क्या है। आपके पास दो ट्राइंगल है यहाँ पर, एक ABC है आपके पास, ठीक है, एक ट्राइंगल आपके पास है PQR। इसमें मैंने यहाँ पर मीडियम एल्टीट्यूड आपको दे रखे हैं वो बना दिया, तो यहाँ AM है, यहाँ पर PN है। आपको AB का स्क्वायर दे रखा है अपॉन में PQ का स्क्वायर दे रखा है 4:9, तो 4/9। तो मैं यहाँ से AB अपॉन में PQ निकाल सकती हूँ, तो वो 2/3 हो जाएगा। कैसे, स्क्वायर के हटते ही सामने रूट लग गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो AM अपॉन में PN निकालना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्या कि जो साइड की रेशो होती है ना, वही मेरे एल्टीट्यूड की रेशो होती है। वो कब होती है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और क्वेश्चन में आपको गिवन है ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इसकी रेशो भी 2:3 ही आएगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ x tan 60 cos 60 इज इक्वल्स टू sin 60 इंटू cot 60, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। आसान है, टिग्नोमेट्री का ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले x tan 60 और यहाँ पर आपके पास था cos 60 इज इक्वल्स टू में था आपके पास sin 60 और क्या था cot 60। देखो x ऐसे ही रहने दो, tan 60 √3 होता है, cos 60 1/2 होता है,
साइन 60 √3/2 होता है और कॉट 60 1/√3 होता है। ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया। फाइनली x इंटू में √3 इज इक्वल टू 1 बचा, तो x इज इक्वल्स टू में 1/√3 आ गया। ऑप्शन में है नहीं है, पर साइन कॉस 10 में तो है। 1/√3 क्या होता है, 10 की वैल्यू होती है, 10/30 की। तो ये आंसर मेरा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, फिर वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 दे रखा है, आपको फाइंड यहाँ पर क्या करना है, वो करना है टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। मैंने पता है क्या किया, पहले इसको खोल लिया, तो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पर मेरा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो गया। अगर मैं एलसीएम लूंगी तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा। ये तो मेरा 1 होता है ना, तो 1 में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा आ गया। अब इसको यूज करो। सबसे पहली बात स्क्वायरिंग बोथ साइड की, ताकि ये रूट हट जाए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में √2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा रही हूँ यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल्स टू में ये 2 बन जाएगा। ये दोनों मिलके तो 1 हो गए मेरे पास, ठीक है ना। तो इस 1 को उधर ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां से मेरी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई 1/2। इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रही हूं। अब जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये रहा आंसर। क्लियर। चलिए 9th क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। AE आपको A दे रखा है, EC आपको B दे रखा है, DE आपको X दे रखा है, BC आपको Y दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर क्वेश्चन देखें तो पता चल रहा है चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, बट एक कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें BPT लगाऊं या सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट लगाऊं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको ये दो साइड्स दे रखी होती है ना, तो हमेशा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं। BPT तब लगाते हैं जब ये साइड्स दे रखी हो, इनकी रेशियो दे रखी हो। तो यहाँ आपको ये दे रखी है x और y, तो इसका मतलब सिमिलरिटी लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। कौन कौन से, एक छोटे वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने ADE, और एक बड़े वाला पूरा ट्राइंगल ले लिया ABC। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। तो इसमें एक तो मुझे एंगल A दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, दोनों में कॉमन। और एक दूसरा देखो, ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं, तो मैं कह सकती हूँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कोई सा भी एक आप लिख लो। तो मैंने यहाँ एक ADE और यहाँ पर कौन सा लिख लिया, एक ABC लिख दिया है। रीजन में वही कॉरस्पॉन्डिंग, पूरा सॉल्व नहीं करना, ये MCQ है आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो मैंने AA क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। जैसे ये सिमिलर प्रूफ होंगे, अब इनकी रेशोज लिख सकती हूँ। तो AD अपॉन में AB हो जाएगा, DE अपॉन में BC हो जाएगा, और यहाँ पर AE अपॉन में AC हो जाएगा। अब आपको देखो DE गिवन है X, BC गिवन है Y, AD और AB नहीं गिवन, छोड़ दो इसको, ठीक है। AE गिवन है A, और AC कितना होगा, पूरा A प्लस B। हर जगह x और y की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो a y को मैं उधर ले गई, आ रही है इजिली, सी आंसर मिल रहा है मुझे इसका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। कह रहे ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू हाफ, देन BC। थोड़ा देखने में मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है ना। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात, ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं ना, एक ट्रेपीजियम बना ही लो। ये डायगोनल की भी बात कर रहा था तो मैंने डायगोनल्स भी बना दिए। इंटरसेक्ट बता रहा था O पे है तो O कर दिया, ठीक है। आपसे कह रहा था कि जो दो लाइंस दे रखे AD BC के पैरेलल दे रखा है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल दे रखी है।
मैं पता है क्या करती हूँ, पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ। कौन कौन से, एक तो ADO ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ और एक नीचे वाला ले लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये दो ट्राइंगल्स में कैसे सिमिलर प्रूफ करूंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर प्रूफ कर देते हैं इनको हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, देखो एक तो मुझे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है ना, कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकती हूँ इसमें मैं, वैसे दोनों ही हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, एक चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू में आपके पास है DO अपॉन में OB, ये आपको हाफ गिवन है एक तो, साथ साथ ये दोनों मेरे क्या यहाँ पर लग रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहे हैं। तो साइड्स और एंगल मिल गए मुझे, यहाँ पर साइड्स की रेशियो दे रखी है और एंगल मिल गए, तो ऐसे ऐसे मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कर दिया। अब इसका मतलब जो मेरा ट्राइंगल AOD है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल COB के, तो इनकी रेशियोज लिख सकती हूँ मैं, AO अपॉन में CO, OD अपॉन में OB हो जाएगा और AD अपॉन में क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप देखो इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी, 1/2 है, ठीक है, ये दोनों 1/2 के इक्वल थे। अब बात आती है यहाँ पर AD, ये आपको क्वेश्चन में अलग से गिवन है कि AD आपके पास 4 है। अब CB लिखो या BC, बात एक ही है ना, इन दोनों को मैं लूंगी तो यहाँ से मेरा BC निकल तो रहा है 8 सेंटीमीटर, ये लो आ गया 8 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, कह रहे इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, फिगर बनानी पड़ेगी, दो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, साथ साथ रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, दो टेंजेंट भी इसकी यहाँ बना ली, ये वाला मुझे पूरा एंगल दे रखा था, ये 60 डिग्री दे रखा है, नाम दे देते हैं इसे कुछ भी, सेंटर को मैंने O नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये मैंने A B और इसको P नाम दे दिया, मुझे या तो AP निकालना है या BP निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ पहले यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देती हूँ OP को। अब मैं इन दो ट्राइंगल्स को, जो मेरे ट्राइंगल है यहाँ पर, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ पहले, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट इजीली प्रूव हो रहे हैं, कैसे, एक तो ये वाली साइड कॉमन आ जाएगी मेरे पास OP, और दूसरा ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, है ना, और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैं ये कह सकती हूँ इस एंगल को, ये वाला एंगल 30 और ये 30 है, CPCT से निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। अब सिर्फ आप इस वाले ट्राइंगल की ही बात करो जो ये ऐसे बना हुआ है, तो ये आपके पास O है, ये आपके पास A है और ये आपके पास P है, और ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 90 डिग्री है थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। सर्कल की आपको रेडियस गिवन थी 3, तो ये आपके पास है, तो ये आपको 3 दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है, AP निकालना है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपके पास बेस हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो आपके पास होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P और B का रिलेशन तो मुझे tan थीटा बता रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर tan 30 लगा सकती हूँ सीधा। P है मेरे पास OA, B है मेरे पास AP, tan 30 होता है 1/√3, ये मुझे 3 गिवन है, ये AP ऐसी है, ये लो यहाँ से आपकी AP की वैल्यू निकल गई 3√3, कहाँ पर है ये ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके पूरा दिखाया नहीं क्योंकि MCQ क्वेश्चंस थे, पर डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है तो आपको पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तभी ये 30-30 हो पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अब हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, अब वो कहाँ है, एक स्क्वायर के अंदर है और उस स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरी रेडियस है, देखो ये पूरी मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं कह सकती हूँ जो मेरी रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर होगी। अब एरिया कैसे निकलेगा इसका, πr², तो पाई की फॉर्म में पहले देखो आंसर है बिल्कुल, तो पाई को खोलो मत, रहने दो, r² मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 पाई आपका आंसर आ जाएगा, देख लो कहीं है, ये रहा। क्लियर क्वेश्चन 12। चलिए
क्वेश्चन 13 है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3, L प्लस बी प्लस एच आपको दे रखा है 6√3 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल ये भी दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना है। चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है ये। तो देखो अगर मैं TSA की बात करूँ ना तो वो मेरे पास होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। गिवन है मुझे यहाँ पर L प्लस बी प्लस एच गिवन है 6√3, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल का, वो क्या होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर इज इक्वल्स टू में डायगोनल होता है। तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, डायगोनल कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2√3। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ यहाँ पर ताकि ये रूट हट जाए। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, जब इसका स्क्वायर करोगे 2√3 का तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 तो 12 आ जाएगा। इसको अभी आगे यूज़ करेंगे। अब जो मुझे ये गिवन था ना L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 6√3, मैंने क्या किया, इसको भी सर्कल लगा दो, हमें यूज़ करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो ये हो जाएगा L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आइडेंटिटी लगा रही हूँ a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इज इक्वल्स टू में अब ये लिख देते हैं 6 6 या 36 इंटू 3। अब अगर हम देखें इन तीनों की वैल्यू मैंने ऊपर फाइंड की है 12, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 6 3 जा 18 9 108, ठीक है ना। अब ये मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसकी तो वैल्यू ही फाइंड करनी है क्वेश्चन में, और इस 12 को मैं इधर ले आई तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 96 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24, आपको मोड और मीडियन के बीच का डिफरेंस दे रखा है, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इनके बीच का आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ देखो सबसे पहली बात ना लेट कर लो, मैंने क्या किया यहाँ पर मोड को मैंने x मान लिया और मैंने मीडियन को y मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे 24 दे रखा है। अब आपको पता है इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है हमारे पास 3 मीडियन इज इक्वल्स टू में 2 मीन प्लस मोड होता है, ठीक है ना। अब मीडियन को मैंने y माना है तो 3y, मोड को माना है मैंने x, मीन को मैंने कुछ नहीं माना है तो मीन को मैंने ऐसे ही रहने दिया और यहाँ से x, यहाँ से मैंने 2 मीन की वैल्यू निकाल ली तो वो आ गई मेरी 3y माइनस का x। अब मैंने यहाँ से मीन की वैल्यू निकाली तो इस 2 को मैं नीचे ले आई। मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है, मीडियन माइनस मीन करना है। मीडियन को मैंने देखो x y माना था, y लिख दिया, मीन की वैल्यू मैंने ये लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो इसका भी अगर हम यहाँ पर बेस सेम करें तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3y माइनस एक्स अपॉन 2। तो 2y माइनस का 3y माइनस का x अपॉन 2 प्लस हो जाएगा, बाहर साइन माइनस का है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। इट मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू 24 है तो ये आ जाएगा आपके पास 12, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ है, द डिस्टेंस ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताने हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, डिस्टेंस आपको दे रखा है, देखो ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है आपको। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताने हैं। देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जब आप व्हील मूव होगा तो वो उसका साइड साइड का ही तो लगेगा, इसका मतलब वो सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं ना, सर्कमफेरेंस की बात। तो कितनी बार वो व्हील घूमा, तो कैसे निकालेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, तो वो हो जाएगा, मैंने मान लो वो जो नंबर ऑफ व्हील्स है उन्हें x मान लिया, तो x इंटू में सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू में होगा टोटल डिस्टेंस। अब x इंटू में सर्कमफेरेंस होता है आपके पास 2 पाई आर, टोटल डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने,
ठीक है, आप पहले देख लो पाई में तो नहीं है आंसर आपके पास, नहीं पूरा सॉल्व है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी थी 0.25, पॉइंट हटा के यहाँ 100 कर दिया मैंने, ये हो जाएगा 11 इंटू में 1000। अब x निकालना है तो इन सबको दूसरी साइड ले गई हूँ मैं, ट्रांसपोज कर दिया, तो 7 इंटू में 100 हो गया यहाँ, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 22 इंटू में 25 हो गया। अब जो जिससे कट हो रहा है उसको ईजिली कट कर दो, जैसे ये इससे कट हो रहा है 4 पे, फिर 2 की टेबल से ये कट हो रहा है, फिर 2 से ये कट हो रहा है, 11 से आपका ये कट हो रहा है, तो 7000 बचा बस। तो यही आपके यहाँ पर आ गए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है यहाँ, फॉर द फॉलोइंग इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। आपको लोअर लिमिट का सम बताना है, किस किस की लोअर लिमिट लेनी है, मीडियन की लेनी है और मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकती हूँ, 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही है, तो इसकी लोअर लिमिट तो 15 आ गई, पर मुझे मीडियन के लिए तो चाहिएगी ना, वो निकालनी पड़ेगी। तो अब वो कैसे निकालेंगे देखो, तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर अपनी वो क्लास लिख ली, 0 to 5 हो गया, 5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया, 15 to 20 हो गया, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी यहाँ पर 10, 15, देन 12 थी, देन 20 एंड 9। तो CF निकालेंगे पहले, इसी से ही मीडियन क्लास निकलती है, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 15 प्लस किया 25, 25 में 12 प्लस किया 37, 37 में 20 प्लस किया 57, 57 में 9 प्लस किया 66। अब टोटल अगर मैं n/2 निकालूं तो ये टोटल 66 होगा, तो 66/2 33। इसको हम अपने CF में देखेंगे तो यहाँ पर लाई करेगी ये, तो इसकी लोअर लिमिट 10 आ गई। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी थी, हमारे पास 15 थी, तो 10 + 15 कर दोगे तो आपका 25 आंसर आ जाएगा, ये रहा 25। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहे 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। आपने 2 डाइस को एक साथ रोल किया, बताओ कि 6 जो है एक बार तो आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। देखो जब भी आप 2 डाइस को रोल करते हो ना, तो जो उसके आउटकम्स होते हैं ऐसे लिखते हैं, 1 1 हो गया, जैसे 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया, पहले डाइस पे 1 और यहाँ तक करते करते 1 6 तक, फिर दूसरे डाइस पे दूसरी लाइन में पहले डाइस पे 2, देन 2 1, देन 2 2, ऐसे करते करते यहाँ पर आ जाएगा 2 6 तक। ऐसी फिर 3 1 की लाइन शुरू होगी, करते करते कहाँ तक जाओगे आप, 3 6 तक जाओगे, फिर 4 1 की लाइन शुरू होगी, फिर 5 1 की होगी और फिर 6 1 की होगी। ये करते करते आप लास्ट तक पहुँच जाओगे 4 6 तक, यहाँ पर 5 6 तक। 6 1 की लाइन में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये मैंने पूरी लिखी क्योंकि 6 की ही बात कर रहा है। एटलीस्ट एक बार 6 आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फेवरेबल आउटकम तो 11 है, टोटल आउटकम हमेशा इसमें 36 होते हैं, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो 36 ही आएगा, तो 11/36 आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है आपसे, इफ 5 10 बीटा इज इक्वल टू 4 देन, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसको मैं आगे लिख लेती हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये दे रखा है, सबसे पहली बात मैंने यहाँ 10 बीटा की वैल्यू निकाल ली, वो हो गया 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है 5 साइन बीटा, माइनस में है मेरे पास, यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस ही है, माइनस है आपके पास यहाँ पर 2 कॉस बीटा, अपॉन में है यहाँ पर 5 साइन बीटा, प्लस का है आपके पास 2 कॉस बीटा, ठीक है ना। अब देखो 10 बीटा, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, 4/5। अब जब ये रेशो में दे रखा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो साइन बीटा है वो 4x है, आप x y कुछ भी एक वेरिएबल मान लो, कॉस बीटा है वो 5x है, यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2, कॉस बीटा हो जाएगा 5x, 5 इंटू में ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू में ये हो जाएगा 5x, तो ये हो गया 20x माइनस का 10x, यहाँ आ जाएगा आपके पास 20x प्लस का 10x, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x अपॉन में 30x, कट हो गया 1/3 आपका आंसर, ये रहा। क्लियर?
अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है वो आपके पास असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से इन्हें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहे हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर HCF इज 17 देन LCM इज 340। पहले तो इसे ही चेक कर लेते हैं। तो हमको पता है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो देख लेते हैं, अगर हम 17 को 340 से इंटू करेंगे तो यही आएगा, तो बिल्कुल यही आएगा। तो पहला असर्शन तो आपका ठीक है। रीजन में आपसे क्या कह रहा है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ट्रू, HCF होता है ना वो हमेशा LCM का फैक्टर ही होता है। HCF हमेशा छोटा होता है, LCM हमेशा बड़ा होता है, तो इसका रीजन भी ट्रू है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस असर्शन में तो ये फॉर्मूला यूज हो रहे हैं ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, है ना। लेकिन इसका रीजन तो ये बात नहीं बता रहा। वैसे रीजन सही है पर वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा ना, तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वो कुछ और बता रहा है और स्टेटमेंट असर्शन में कोई और फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 20 रह गया है, देन हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट है। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इसके अंदर आपसे कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर D एंड E रिस्पेक्टिवली देन BC इज 20। पहले तो असर्शन ही देख लें सही है या नहीं। तो एक ट्राइंगल है ABC, उसके दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं D और E। यहाँ बनाते हैं इसको। ठीक है, D और E दे रखे हैं ना, तो यहाँ मैंने बना दिए D और E। इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, 5, -3 और -3। मुझे ये BC फाइंड करना है। देखो पहले तो मैं ना इसका डिस्टेंस निकाल लेती हूँ DE का, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो x2 माइनस का x1 प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 इट मीन्स 100, तो ये आ जाएगा 10। अब आपने 9th क्लास में एक मिड पॉइंट थ्योरम की थी, उसमें क्या करते थे हम, जो DE होता है वो BC के अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो फिर ये इसका हाफ भी होता था, किया था ना, याद आ रहे। तो अब हमने यहाँ DE निकाल लिया है 10, तो मैं क्या यहाँ से BC निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। BC मेरा 20 आ रहा है, और अगर मैं अपना क्वेश्चन देखूँ तो उसने मुझे 20 ही बोला, तो बिल्कुल सही है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से असर्शन तो मेरा सही आ रहा है। रीजन पढ़ते हैं चलो। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो यही चीज तो अभी हमने की है, जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट से वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के और उसके हाफ भी होती है। तो इसका मतलब रीजन वही बात बोल रहा है जो हमने असर्शन में किया। तो ये तो दोनों ही सही है, असर्शन और रीजन जो है वो असर्शन की जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा A। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। इसी के साथ सेक्शन A कंप्लीट होता है। सेक्शन B हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों सेक्शंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेक्शन C शुरू कर देंगे। सारे आपको केस स्टडीज़ जो है वो चैनल पे अपलोड हैं, प्लस असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी चैनल पे अपलोड हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लिंक सबकी नीचे मिल जाएगी। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा, है ना। चलो, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।